नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम भारत के आकार, दुनिया के नक्शे पर उसकी लोकेशन और समय के एक ऐसे रहस्य को समझेंगे जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अक्षांश और देशांतर यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइनों से लेकर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तक सब कुछ बहुत ही आसान और स्पष्ट तरीके से कवर किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा को हम 4 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला है समय का रहस्य, दूसरा आकार और विस्तार, तीसरा विश्व में भारत और चौथा भारत के पड़ोसी देश। तो चलिए सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, समय का रहस्य। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज पूरी तरह से उग चुका होता है, तब भी गुजरात में अंधेरा क्यों रहता है ना अजीब? दोनों राज्य एक ही देश में हैं, हमारी घड़ियां एक ही टाइम दिखा रही होती हैं, फिर भी दिन की शुरुआत में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? ये सवाल सच में भूगोल को किसी जासूसी कहानी जैसा बना देता है। इसका जवाब असल में बहुत ही सिंपल से गणित में छिपा है। देखिए, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 ई से लेकर गुजरात के 68 डिग्री 7 ई तक। अब हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो जब हम 30 डिग्री को 4 मिनट से गुणा करते हैं तो हमें मिलते हैं 120 मिनट, यानी पूरे 2 घंटे। बस यही वजह है कि पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश में सूरज 2 घंटे पहले दिखाई देता है। अब सोचिए, अगर हर शहर अपने सूरज के हिसाब से घड़ी सेट करता तो इन 2 घंटों के अंतर के कारण पूरे देश में कितनी बड़ी कंफ्यूजन हो जाती। ट्रेनें, फ्लाइट्स, सब कुछ गड़बड़ हो जाता। तो इस समस्या से निपटने के लिए 82 डिग्री 30 ई को स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना गया। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, एकदम देश के बीचों बीच। इसी लाइन के टाइम को हम पूरे देश का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आकार और विस्तार। वैसे आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा ये पूरा विश्लेषण भूगोल के उन बेसिक एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है जो हमारी भौगोलिक समझ की एकदम मजबूत नींव रखते हैं। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जी हाँ, ये भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल है। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पूरी दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% ही है। जी हाँ, केवल 2.4%। लेकिन इस छोटे से प्रतिशत के बावजूद ग्लोबल लेवल पर इसका प्रभाव और स्केल अपने आप में बहुत ही विशाल है। इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए जरा दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट देखते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से टॉप 7 देश हैं। पहले पर रूस, फिर कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है अपना भारत। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। अगर हम भारत को उत्तर से दक्षिण तक नापें तो कुल दूरी 3214 किलोमीटर है, लेकिन पूरब से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। अब आप कहेंगे कि अभी तो बताया था कि अक्षांश और देशांतर दोनों का फैलाव लगभग 30 डिग्री है, तो फिर किलोमीटर में ये दूरी अलग क्यों? इसका कारण बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं, वो आपस में करीब आने लगती हैं। इसीलिए पूरब से पश्चिम की भौतिक दूरी थोड़ी कम हो जाती है। इस पूरे भौगोलिक ढांचे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह 23 डिग्री 30 मिनट एन अक्षांश पर स्थित है और देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इसका सीधा असर हमारे मौसम पर पड़ता है। क्योंकि इस लाइन के दक्षिण का हिस्सा भूमध्य रेखा के ज्यादा करीब है, इसलिए वहां गर्मी ज्यादा होती है। और अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो वो भी कम विशाल नहीं है। भारत की जमीनी सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर लंबी है, जिसमें उत्तर के वो ऊंचे पहाड़ शामिल हैं जो एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। और अगर हम तटरेखा यानी कोस्टलाइन की बात करें, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल हैं, तो वो कुल 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। इतनी लंबी तटरेखा का मतलब है समंदर तक बेहतरीन पहुंच, जो व्यापार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब चलते हैं भाग 3 पर, विश्व में भारत। पूरी दुनिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हमेशा से एक जैसे नहीं रहे हैं। इनका एक इवोल्यूशन हुआ है। प्राचीन काल में व्यापार ज्यादातर उत्तर के पहाड़ों के दर्रों से होकर जमीनी रास्ते से होता था। फिर जब समुद्री रास्तों की खोज हुई तो यूरोप के साथ व्यापार अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप के लंबे समुद्री रास्ते से होने लगा। लेकिन फिर आया तीसरा और सबसे बड़ा कदम, जिसने दुनिया को एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल शॉर्टकट दिया, सुएज नहर का खुलना। और सुएज नहर के खुलने का इम्पैक्ट क्या था?
एक असली गेम चेंजर। साल 1869 में जब स्वेज नहर खुली तो भारत और यूरोप के बीच की समुद्री दूरी पूरे 7,000 किलोमीटर कम हो गई। सोचिए, 7,000 किलोमीटर। इस शॉर्टकट ने समुद्री यात्रा में लगने वाले समय और ग्लोबल ट्रेड के पूरे परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। हिंद महासागर के बिल्कुल सेंटर में स्थित होने के कारण भारत हमेशा से ही दुनिया के साथ लेन देन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक केंद्र रहा है। और ये लेन देन सिर्फ मसालों, सूती कपड़ों या मलमल जैसी चीज़ों का नहीं था, विचारों और ज्ञान का भी खूब निर्यात हुआ है। जैसे दशमलव प्रणाली, शून्य का कॉन्सेप्ट और उपनिषदों के विचार यहीं से दुनिया भर में फैले। और हाँ, हमने दुनिया से भी काफ़ी कुछ सीखा और अपनाया है, जैसे यूनानी मूर्तिकला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला, जिससे गुंबद और मीनारों के डिज़ाइन हमारे यहाँ आए। फाइनली आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन भाग 4 पर, भारत के पड़ोसी देश। अगर हम अपने आसपास के नक्शे पर नजर डालें तो स्थलीय सीमाओं में हमारे उत्तर पश्चिम की ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। उत्तर की तरफ हमारी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र, नेपाल और भूटान के साथ जुड़ती हैं। और अगर हम पूर्व की ओर जाएं तो म्यांमार और बांग्लादेश हमारे पड़ोसी हैं। ये दिखाता है कि हमारे उपमहाद्वीप के चारों ओर कितनी विविधतापूर्ण राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति है। अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, विशाल समुद्र की ओर। वहां आपको दिखेगी पाक जल संधि, या जिसे हम पाल्क स्ट्रेट कहते हैं। ये समुद्र का वो संकरा सा रास्ता है जो भारत की मुख्य भूमि को दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश श्रीलंका से अलग करता है। और उसी के ठीक नीचे हिंद महासागर में मालदीव के द्वीप समूह भी हमारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में मौजूद हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सोचने वाली बात, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की ये जो सेंट्रल लोकेशन है, ये भविष्य में उसकी आर्थिक शक्ति को किस तरह से आकार देगी? क्या इसके ऐतिहासिक व्यापारिक फायदे आने वाले समय की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी एक नई दिशा देंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस स्पष्ट और तथ्यात्मक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और दुनिया को समझते रहें।